नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम D++ की परीक्षा 2021 में जो सोशल साइंस की संपन्न हुई थी फीमेल कैटेगरी की शिफ्ट 1 में, उसके प्रश्न पत्र पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले भाग को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आज दूसरे भाग पर डिस्कस करेंगे। इसमें भी 20 प्रश्न हैं जो आपकी ज्योग्राफी से संबंधित रहेंगे। इनके प्रश्न के डिस्कशन के साथ उनके उत्तर की डिटेल भी आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से रहेगी। भाग 2 प्रश्न 1, तानाशाही दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, 1920 में कॉलमिस्ट ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की। कथन 2, तकनीकी हिंसा के लिए मार्टिन हाइडेगर ने पश्चिमी आधुनिकतावाद पर हमला किया। आपका आंसर रहेगा राइट बोथ, दोनों ही ये सही कथन है इस तानाशाही दर्शन के संदर्भ में। तानाशाही सरकार एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति या एक या छोटा समूह प्रभावी संवैधानिक सीमाओं के बिना पूर्ण शक्ति रखता है। कॉलमिस्ट एक रूढ़िवादी जर्मन कानूनी, संवैधानिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे। समिट को अक्सर उपारवाद, संसदीय लोकतंत्र और उदारवादी संवेदनशीलवाद के सबसे महत्वपूर्ण आलोचक में से एक माना जाता है। उनकी पुस्तक है द क्राइसिस ऑफ पार्लियामेंट्स डेमोक्रेसी ने संसदीय सरकार और संसदीय लोकतंत्र की वैधता पर हमला किया। प्रश्न 2, वर्साई की संधि के कौन से प्रावधान सही हैं? कथन है, वर्साई की संधि को यूरोप की सीमा को फिर से बनाया। कथन 2, अनुच्छेद 231 ने जर्मनी को युद्ध अपराधों का दोषी ठहराया। आपका राइट आंसर 1 है। ये दोनों ही कथन वर्साई संधि के प्रावधान माने जाते हैं। वर्साई की संधि 1919 ने यूरोप के मानचित्र को एक नया रूप प्रदान किया जिससे उसकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया। इसके तहत प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कायांतरित चट्टानों की कौन सी विशेषताएं सहित हैं? ये चट्टानें मूल प्रोटोलिथ की तुलना में अधिक घनत्व एवं कठोर होती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते। कोलोमेरिट कायांतरित चट्टानों का एक प्रकार है। इसके 2 ऑप्शन सही हैं। आंसर रहेगा आपका सी, ऑप्शन 1 और सेकंड आपका राइट आंसर रहेगा। कायांतरित चट्टानों का निर्माण दबाव, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। अत्यधिक दाब के कारण चट्टानें अपने मूल प्रोटोलिथ की तुलना में अधिक घनत्व एवं कठोर हो जाती हैं। अतः कथन आपका सही है 1। इसके अतिरिक्त चट्टानों में जीवाश्म प्राप्त नहीं होते, अतः कथन सेकंड भी सही है। कग्लोमेरिट चट्टान शैलचूर्ण से निर्मित अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है, अतः कथन थर्ड आपका गलत, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 4, किस वर्ष में जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह अब वर्साई की संधि के सैन्य या निशस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं है? ऑप्शन आपके ए में 1937, 1934, 1935, 1936। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। वर्साई की बाध्यकारी संधि ने जर्मनी को निरस्त कर दिया, जिसे आगे चलकर अक्टूबर 1993 में जर्मनी ने घोषणा की कि वह निशस्त्रीकरण राष्ट्र दोनों को छोड़ देगा। बाद में 1935 में जर्मनी जब वर्साई की संधि में के सैन्य या निशस्त्रीकरण खंडों से बाध्य नहीं थी। प्रश्न 5, स्टेट कॉरपोरेनिज्म पर किस विचारधारा ने जोर दिया है?
आपके कथन है फांसीवाद और समाजवाद। आपका राइट आंसर डी है, केवल फांसीवाद। डी आंसर आपका राइट है। कॉरपोरेट स्टेटिज्म, स्टेट्स कॉरपोरेशनिज्म एक राजनीतिक संस्कृति और निगमवाद का एक रूप है जिनके अनुयायी मानते हैं कि कॉरपोरेट समूह जो समाज का आधार बनता है वह राज्य है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच फांसीवादी विचारधारा को देव। प्रश्न 6, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह जेवेलिन ग्रह की श्रेणी में आता है? ऑप्शन आपके शुक्र ग्रह, बी पृथ्वी, सी शनि, डी बुध। आपका राइट आंसर होगा सी। कुछ अभिलक्षण की समानताओं के आधार पर ग्रहों को दो समूह में विभाजित किया गया, एक पार्थिव ग्रह और एक जोविनियन ग्रह। ये आपका राइट आंसर सी है, शनि ग्रह। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल है? वाष्पोत्सर्जन, संघनन और ऊर्ध्वपातन। आपका आंसर रहेगा डी। जलीय चक्र उन सभी घटनाओं का एक पूर्ण चक्र है जिसमें होकर पानी वायुमंडलीय जलवाष्प के रूप में आरंभ होकर द्रव्य या ठोस रूप में बरसता है और उसके पश्चात वह पृष्ठभूमि के ऊपर या उसके भीतर बहने लगता है एवं अंततः वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा पुनः वायुमंडलीय जलवाष्प के रूप में पहुंच जाता है। जल चक्र में वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपैरेशन, संघनन, वर्षवर्षण आदि शामिल है। प्रयागराज शहर निम्न में किस नदी के संगम पर स्थित है? ऑप्शन आपके सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र, सोन तथा कोसी, महानदी और नर्मदा, गंगा और यमुना। प्रयागराज आपकी गंगा और यमुना नदी के तट पर स्थित है, अभी जहाँ कुंभ का आरंभ हो गया है। राइट आंसर डी आपका। प्रयागराज भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है जो 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। प्रयागराज में 6 वर्षों में कुंभ और प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ यहाँ पर तीर्थों का सबसे बड़ा आयोजन किया जाता है। प्रश्न 9, सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है यानी कि सीधी पड़ती हैं? ऑप्शन आपके दिसंबर 22, जनवरी 23, जून 21, सितंबर 22। आपका राइट आंसर होगा जून 21, सी ऑप्शन। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, वही 21 मार्च एवं 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। प्रश्न 10, रॉबर्ट ओवेन अपनी सहकारी पत्रिका में कब समाजवाद शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे? इन्होंने 1827 में अपनी सहकारी पत्रिका में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। रॉबर्ट ओवेन एक प्रमुख अंग्रेजी कपड़ा निर्माता, परोपकारी समाज सुधारक थे। साथ ही यूरोपियन समाजवाद और सहकारी आंदोलन के संस्थापक थे। उन्होंने अपने श्रमिकों के लिए इस कारखाने में काम करने की स्थिति में सुधार लाने और प्रयोगात्मक समाजवादी समुदायों को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए जाना जाता है। उनका मानना थी कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। रॉबर्ट ओवेन को ब्रिटिश समाजवाद का जनक भी माना जाता है। प्रश्न 11, 26 जून 1945 को कितने देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र
चार्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन में 50, 55, 45 और 59। तो आपका राइट आंसर होगा ए। 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्ट पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र का चार्ट संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। संयुक्त राष्ट्र चार्ट क्या होता है? इसका मसौदा तैयार करने के लिए 50 देशों के प्रतिनिधियों ने 25 अप्रैल 1945 सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात की। यह 26 जून 1945 सैन फ्रांसिस्को में एक गठन किया गया जिसपे 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। प्रश्न 12, समाजवादी घोषणा पत्र के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? यह कार्ल मार्क्स और चार्ल्स फ्यूर द्वारा लिखा गया था और 1848 में प्रकाशित हुआ था। उनके विचार शोषितों के संघर्ष पर आधारित बने। ऑप्शन आपका डी। समाजवादी घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखा गया था और वर्ष 1848 में इसे प्रकाशित किया गया। प्रश्न 13, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो यह मानता था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीब और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। प्रूदो, रॉबर्ट ओवेन्स, संत साइमंस, चार्ल्स फ्यूरियर। आपका राइट आंसर रहेगा रॉबर्ट ओवेन। प्रश्न 14, पृथ्वी की नीफे परत सम्मिलित है। ऑप्शन आपके आयरन और टिन, सोडियम और सिलेरियम, निकेल और आयरन, सिलिकॉन और आयरन। आपका राइट आंसर होगा सी, निकेल और आयरन। पृथ्वी के अंतरम को 3 परतों पर विभाजित किया गया है। पहली है सियोल, सीमा और नीफे। नीफे पृथ्वी की सबसे भीतरी सबसे गहराई पर परत है जो 6371 किलोमीटर पर है और यह निकेल और आयरन से बनी हुई है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सोवियत जर्मन अनाक्रमण संधि 1939, लॉजेन की संधि 1923। दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका आंसर रहेगा ए। 23 अगस्त 1939 को मॉस्को में सोवियत जर्मन अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के माध्यम से जर्मनी और सोवियत संघ ने आक्रमण के बाद पोलैंड को वापस में विभाजित करने पर सहमति हुई थी। प्रश्न 16, पृथ्वी का घूर्णन किसके लिए उत्तरदायी है? दिन और रात की वैकल्पिक अवधि के लिए या वर्ष की अवधि के लिए? आपका ऑप्शन रहेगा सी, दिन और रात की वैकल्पिक अवधि के लिए, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती है, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की वैकल्पिक अवधि होती है क्योंकि पृथ्वी का आकार गोल है, जिस कारण इसके सामने के भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं जहां दिन होता है और पीछे के भाग पर रोशनी न पड़ने के कारण उसे रात होती है। परिक्रमण गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। पृथ्वी 365 से 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसमें वर्ष की अवधि का निर्माण या निर्धारण होता है। अतः कथन सेकंड आपका सही नहीं है। हिमनदों के निष्पेषण के परिणाम स्वरूप गोल हमक के झुंड या ढेर जमाव कहलाते हैं। एस्कर, अवक्षेप, ड्रमलिन, मोरिसन।
आपका आंसर है सी। हिमनादों के निष्पेक्ष परिणाम गोल आकार के छोटे छोटे टिल्लेनुमा संरचना को हमक कहते हैं। जब हम हमक झुंड या ढेर के रूप में होते हैं तब इन्हें ड्रमलिन कहते हैं। इसलिए ड्रमलिन का आकार उल्टी नोका या कटे हुए अंडे जैसा के समान होता है। सैकड़ों की संख्या में पाया जाना सामान्य बात है। इसी कहानी से प्रश्न 18, औषांक ताप व्यक्त किया जाता है सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। आपका ऑप्शन रहेगा डी, दोनों में किया जाता है। जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है उस तापमान को ही उस वायु का औषांक बिंदु कहते हैं। इसे सेल्सियस या फ़ारेनहाइट दोनों में ही व्यक्त किया जाता है। अतः विकल्प आपका डी सही है। यदि वायु का तापमान उसके औषांक से कम हो जाता है तो अतिरिक्त वाष्प जल का संघनन होने लगता है। प्रश्न 19, पहले भूवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने भूकंप का पता लगाने वाले उपकरण का निर्माण किया था? आपका आंसर रहेगा चोंग हेग। चोंग हेग ने चीनी वैज्ञानिक थे जिन्होंने भूकंप के केंद्र का पता लगाने का औजार का निर्माण किया था। चोंग हेंग जो चीनी दार्शनिक थे उन्होंने सबसे पहले 132 ईस्वी में भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोस्कोप का आविष्कार किया। सिस्मोस्कोप एक बड़ा कलश था जिसके बाहर 8 ड्रैगन के सिर थे जिनका मुंह कंपास की 8 प्रमुख दिशाओं की तरफ था। सिस्मोग्राफ से ही हम भूकंप के पता लगा सकते हैं। प्रश्न 20, किस तिथि को में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में हस्तक्षेप किया था? जुलाई 1917, दिसंबर 1917, फरवरी 1918, अप्रैल 1917। आपका राइट आंसर रहेगा डी, 6 अप्रैल 1917 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। जर्मन नौकाओं द्वारा 5 अमेरिकी जहाज़ों को डुबो दिया जिससे अमेरिका का धैर्य समाप्त हो गया। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध